हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने फर्मेट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फर्मेट्स लॉ के अंदर जो दो सब टॉपिक है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन बाय फर्मेट्स लॉ और उसके बाद हम करेंगे रिफ्लेक्शन बाय फर्मेट्स लॉ। हिंदी में अगर देखें तो रिफ्लेक्शन को कहते हैं परावर्तन। तो हम करेंगे परावर्तन की व्याख्या फर्मेट्स के नियम के द्वारा और इसी प्रकार हम करेंगे अपवर्तन की व्याख्या, रिफ्रैक्शन की व्याख्या करेंगे हम फर्मेट्स लॉ के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो फर्मेट्स ने जो है रिफ्लेक्शन को समझाया। रिफ्लेक्शन सबसे पहले जानने की जरूरत है कि रिफ्लेक्शन होती क्या चीज़ है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सो bouncing back of light from one medium to the surface of an another medium is called reflection of light। क्या कहा मैंने? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम, ये मीडियम हमने मान लिया एक मीडियम है और ये है सेकेंड मीडियम। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द सरफेस ऑफ एन अनदर मीडियम, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। यानी लाइट एक मीडियम से आ रही है और दूसरी मीडियम में जाती नहीं है, बल्कि दूसरी मीडियम के सरफेस पे टकराकर और वापस उसी मीडियम फर्स्ट में लौट जाते हैं। तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में कहें तो प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराकर और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। देखिए हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में अगर देखें देन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from one medium to the surface of another medium। यानी लाइट आ रही है, दूसरे मीडियम के सरफेस पे टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जा रही है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। टू द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये बात हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फर्मेट्स लॉ की। तो फर्मेट्स लॉ के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी हम रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही देखें तो रिफ्लेक्शन के होते हैं दो लॉ। दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। दोनों को तो क्या हम एक्सप्लेन करेंगे फर्मेट्स लॉ के अकॉर्डिंग। यानी रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं उनको हम फर्मेट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला नियम जो होता है वो होता है कि ये जो होती है, ये जो रे है इंसिडेंट रे, जिसको हम आई बोलते हैं, आई या फिर आई आर बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम आर बोलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो होता है हमारा, ये होता है परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होते हैं तीनों एक ही तल में, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अर्थात आपतित किरण जिसका हम आर आई बोल रहे हैं यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण जिसका हम आर बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे तथा अभिलंब जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आप काफी अच्छे से जानते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे, ये हमने हिंदी में समझ लिया, तो हम इसका सिर्फ टर्मिनोलॉजी देखेंगे इंग्लिश में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, यानी कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है, फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया फर्स्ट नियम। और दूसरा हो गया कि हम बात करते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये जो होते हैं ये एक इसको हम नॉर्मल मानते हैं। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीचों बीच में जो एंगल होता है, इनको जो इक्वली डिवाइड करता है दोनों को, वो होता है नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल होता है, ये हमारा नॉर्मल होता है। तो ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो हमने बताया कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो ये जो इंसिडेंट रे होती है ये इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ जो कहता है कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा यानी इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी कि सेकेंड नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान, कोण जो होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि आपतन और परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि फर्मेट क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो फर्मेट्स के नियम को समझाने के लिए देखिए जो डायग्राम खराब हो चुका है इसको हम फिर से बना देते हैं। ये हो गई इंसिडेंट रे, अभी बताया आपको। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब इसको हम मानते हैं कि ये हो गई, इसको हम यू मान लेते हैं कि ये कोई पहले मानते पॉइंट ए है। पॉइंट ए से बी तक हमने जब फॉर्मेट्स लो किया था तो पॉइंट ए से बी तक लाइट जा रही थी, इसमें भी लाइट पॉइंट ए से बी तक जा रही है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो पॉइंट है इसको हम ओ मान लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। अब हम मानते हैं कि ये जो लाइट है, लाइट ट्रेवलिंग द पाथ पॉइंट ए टू बी, इसको मान लेते हैं ए ओ को हम यू मान लेते हैं और ओ बी को मान लेते हैं वी। लैंग्वेज आप अपने आप लिखेंगे कि मानना कोई प्रकाश किरण ए ओ बी है, जो ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण है तथा अभिलंब ओ एन है। इंसिडेंट रे ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी एंड द नॉर्मल इज ओ एन। अब हम मान लेते हैं कि लेट ए ओ इज इक्वल टू यू, ओ बी इज इक्वल टू वी है। हमने माना कि ए ओ जो है वो यू है और ओ बी है वो वी है। अब हम एक नॉर्मल मानते हैं, हमने माना ये जो है जो प्लेन है इसको हम सी डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी डी। मानने को तो कुछ मान सकते हैं, इसको हम सी डी मान लेते हैं। तो हम ए से सी पर नॉर्मल खींचेंगे, इसको इससे मिला दिया, और इसी तरह हम बी से डी पर खींचेंगे। यहाँ पे जो काम होगा वही सेम काम यहाँ पे होगा। अब इंसिडेंट जो रे होगी वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इंसिडेंट एंगल, अभी हमने पढ़ा था। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो बनाती है वो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ऑब्वियसली बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स से हैं, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इतना तो हमें पता होगा कि ये जो होगा ये एंगल, इसको हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये मैथ्स का एक लॉ कहता है। इसी तरह यहाँ पे अगर बात करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एंगल अगर आई है तो ये भी आई होगा, और ये एंगल अगर आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा। ये मान लिया हमने। अब हम ए सी को एम मान लेते हैं और बी डी को एन मान लेते हैं। हमने क्या माना? सबसे पहले एक रे ली हमने, रिफ्लेक्टेड रे। हमने रिफ्लेक्शन दिखाया कि कोई पॉइंट ए से लाइट आ रही है, ओ पॉइंट पर ये जो सीधी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ पर पॉइंट ओ पर ये बाउंस कर रही है और बाउंसिंग बैक हो रही है ओबी की तरफ, यानी ओबी की डायरेक्शन में वापस जा रही है। लाइट कम्स टू द पॉइंट ए, बाउंस ऑन द पॉइंट ओ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सी डी एंड देन बाउंसेस बैक टू द इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। तो ये लाइट आ रही है ए से ओ की तरफ, ओ से बी तक वापस जा रही है। ये हो रही है इंसिडेंट रे, ये हो रही है रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल है हमारा ओ एन, और इसको ए ओ को हमने मान लिया यू है। लेट ए ओ इज इक्वल टू यू, ओ बी इज इक्वल टू वी।
ये एंगल होगा इंसिडेंट एंगल होगा, तो ये भी मैथ्स के लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल होगा। और इसी तरह अगर हम मानते हैं कि ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी आर होगा। इसको हमने एम मान लिया और इसको एन मान लिया, तो लेट ए सी इज इक्वल टू एम और बी डी इज इक्वल टू एन। क्यों माना वो देखते हैं। अब फर्मेट्स क्या बोलते हैं कि लाइट अगर ट्रेवल करेगी पाथ ए टू बी तो वो पाथ एक्सट्रीम होना चाहिए। एक्सट्रीम मतलब या तो मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। अब एक लॉ ये भी कहता है फिजिक्स में या फिर मैथ्स में अगर हम कहें तो बाय द कंडीशन ऑफ टाइम। टाइम जो होता है उसके मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए कंडीशन होती है। अगर टाइम मिनिमम चाहिए हमें तो टाइम जो होगा उसका जो फर्स्ट डिफरेंशियल होगा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा यानी डी का जो मान होगा फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकाल लेंगे वो आना चाहिए ज़ीरो। ये होगी टाइम मिनिमम हो, उसके लिए कंडीशन होगी। और इसी तरह अगर हम टाइम मैक्सिमम चाहते हैं कि टाइम हमारा मैक्सिमम हो, टाइम जो हो वो मैक्सिमम हो, तो डी स्क्वायर टी यानी कि इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे उसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इंडिया में जो सबसे ज़्यादा हम मानते हैं कि एक बार करना ही काफ़ी है, 2 बार करने की मेहनत क्यों करें। तो हम पहली कंडीशन ही देख लेते कि टाइम को हम मिनिमम प्रूफ करेंगे, टाइम को मिनिमम मानेंगे, क्योंकि फॉर्मेट्स लोग कहता है कि टाइम होना चाहिए एक्सट्रीम। क्योंकि अगर टाइम एक्सट्रीम होना चाहिए तो वो या तो मिनिमम होगा या फिर होगा मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं कि पहली वाली कंडीशन लगाते हैं। अगर आपको लगे कि दूसरी वाली कंडीशन लगानी है तो आप दूसरी वाली ट्राई कर सकते हैं। और आप दूसरी वाली कंडीशन अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। पहली वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं तो इसमें क्या कहा है, जो टाइम होगा जो कि हमने अभी जो दिखाया था पिछले पेज पे कि ये जो होगा ए ओ और ओ बी, जो पाथ है ए ओ ओ बी, इसको ट्रैवल करने में जो टाइम होगा वो मिनिमम मान के चलते हैं। सो पाथ ए ओ बी इसकी हम बात करते हैं। तो जो पाथ होगा ए ओ बी, अब हम ये देखते हैं कि टाइम मिनिमम होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये तो है पाथ, पाथ है यानी कि कोई ना कोई डिस्टेंस है, पाथ यानी कि कोई ना कोई डिस्टेंस है। और फिर हम बात करें टाइम की, क्योंकि टाइम मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना हमें, तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच में रिलेशन है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल लेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो छोटा सा रिलेशन होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे और उससे डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लेंगे। और इसी फॉर्मूले से हम टाइम को जो होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करके और मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रूफ कर देंगे। सिंपल। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमने कंडीशन ली है रिफ्लेक्शन की, इसमें जो लाइट की जो हमने वेलोसिटी मानी है, लाइट की वेलोसिटी हम सी मान लेते हैं। लेट सी जो होगी वेलोसिटी मान लेते हैं हम लाइट की। अगर आपको नहीं दिखे तो आप मैं बता देती हूँ आपको कि हम मान लेंगे कि जो वेलोसिटी है लाइट की वो हमने सी मानी है। इस कंडीशन में लाइट की वेलोसिटी हमने यहाँ पे सी ले ली है। लेट सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम इस कंडीशन में देखिए जो पिछले पेज पे हमारा डायग्राम है उसमें हम दिखाते हैं कि ये हमने पाथ है ए ओ बी, पाथ ए ओ बी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी, यानी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी जो हमने सी मानी है, वेलोसिटी हमने सी मानी है, देखते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये जो फॉर्मूला एक रख देते हैं इसको। तो ये जो टाइम होगा वो होगा वेलोसिटी, सॉरी ये जो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। डिस्टेंस हमने मानी ए ओ बी, पाथ जो हमारा ए ओ बी है, और वेलोसिटी हम मान लेते हैं सी, क्योंकि हमने सी मानी थी कि लाइट की वेलोसिटी हमने सी मान ली है। तो टाइम इज इक्वल टू पाथ ए ओ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। ए ओ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये जो ए ओ है, ए ओ बी जो है ए ओ बी, इस पाथ ए ओ बी को हम ए ओ प्लस ओ बी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी, यानी पहले एक था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ए ओ प्लस ओ बी, तो इसको हम ए ओ प्लस ओ बी मान लेते हैं। तो ए ओ बी को हम मान लेंगे ए ओ प्लस ओ बी, और अपन हमारे पास वेलोसिटी सी है। अब देखिए ये जो है हमारा डायग्राम है, जो कि बहुत सुंदर नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा जो एंगल आई है और ये हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर है। तो हम जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम ये जो एंगल है वो निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया बेस हमारा आधार, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लंब,
और ये हो गया हमारा कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है, हमें डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, ये वाली, और इसको हमने क्या माना है, u। तो हम u की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि हमें ये बात चाहिए ना, तो उसके लिए हमें AO की वैल्यू चाहिए। AO की वैल्यू निकलेगी इस ट्राइंगल से AOC। तो बाय ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC से हम निकालेंगे AO की वैल्यू। AO कैलकुलेट करना है हमें। तो हम इस ट्राइंगल से देखते हैं कि ये जो है बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉ, AO अपॉन हमारे पास M की वैल्यू है, CO की वैल्यू तो है नहीं, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास दो वैल्यू है, एक AO की और एक है AC की। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम AO अपॉन AC करके देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसके अकॉर्डिंग हमें जो AO का जो निकालना है, तो ये देखिए AO अपॉन AC, AO अपॉन AC, ये हमारे पास हमने बताया कि अभी हाइपोटेनियस था, इन्हें कर्ण था, और ये AC जो हमारे पास बेस है। AO अपॉन AC जो निकालने, AO अपॉन ये जो AO अपॉन AC हम निकाल लेते हैं। AO अपॉन AC निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटा आधार, जो कि हमारे पास होगा सेक थीटा होता है, और थीटा की जगह हमारे पास एंगल आई था, मैं आपको दिखा दूंगी, एंगल आई था। तो AO अपॉन AC बराबर होगा सेक आई। हमारे पास था AO अपॉन AC इज इक्वल टू सेक आई। अब AO की वैल्यू हमारे पास U है और AC की वैल्यू M है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए AO अपॉन AC की वैल्यू हम रखते हैं U अपॉन M, U अपॉन M इज इक्वल टू सेक आई, सॉरी U अपॉन M इज इक्वल टू सेक आई हम रख देते हैं। तो U की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, M सेक आई, और U हमारे पास है क्या, AO। U हमारे पास क्या है, AO, और AO की वैल्यू हमें मिल गई। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है वैसा ये ट्राइंगल है, तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि जो हमें यहाँ से AO की वैल्यू मिलेगी उसी तरह से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, पर यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारे पास वो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे U है, यहाँ पे V होगी, तो हम U की जगह V पुट कर, आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली इस जो ट्राइंगल में सिमिलरली वैल्यू जो आएगी U की जगह हम V पुट कर देंगे और M की जगह N पुट कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम ही लगेगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि वैल्यू जो आएगी OB की जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी V अपॉन N इज इक्वल टू सेक R, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल जो है वो R है। वहाँ पे जो U था यहाँ पे ये V है, वहाँ पे जो M था वहाँ पे ये N है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वैल्यूज आ चुकी है। U अपॉन M इज इक्वल टू सेक आई था, तो U इज इक्वल टू M सेक आई गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं V अपॉन N इज इक्वल टू सेक R है, तो हम कहेंगे कि V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी N सेक R। वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम वैल्यूज़ जो कहेंगे कि इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में हम टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो T हो गया। AO प्लस OB की वैल्यू रखेंगे। AO की वैल्यू हमारे पास आई थी, AO की वैल्यू हमारे पास आई थी U, AO बराबर U था जो कि M से आई थी। इसी तरह जो OB था वो V था जिसकी वैल्यू N से कार आई थी। तो हम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में यानी इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग T इज इक्वल टू AO जो कि है M सेक आई, तो M सेक आई प्लस N सेक आर, OB इज इक्वल टू N सेक आर इज इक्वल टू V, तो M सेक आई प्लस N सेक आर इज अपॉन C। अब देखिए हमारे पास जो है हमने इतने इस फॉर्मूले का, इस नॉर्मल से फॉर्मूले का ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हमने बताया कि वेलोसिटी से डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो हम इसको टाइम को दूसरी तरफ लेके जाएं, वेलोसिटी को नीचे लगाएं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी हमने मानी है रिफ्लेक्शन की इस कंडीशन में, हमने वेलोसिटी c मानी है, यानी कि जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसको हम कहते हैं 3 × 10⁸, जिसको हम मीटर पर सेकेंड होती है, और इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट जनरली। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये टाइम होगा। अब डिस्टेंस जो थी हमारी इस कंडीशन में, वो जो कि डायग्राम ऐसा कुछ था हमारा AOB, डिस्टेंस थी हमारी AOB, ये हमारी जो डिस्टेंस थी AOB थी, और अपॉन जो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताई, तो टाइम डिस्टेंस AOB हो चुकी है हमारी, और वेलोसिटी जो हमने की माननी है वेलोसिटी c जो कि स्पीड की लाइट हमने कंसीडर की है वो हमने मान ली। अब AOB को हम AO प्लस OB लिख सकते हैं, AO प्लस OB अपॉन C सिमिलर लेगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया हमने। अब ट्राइंगल जो है ये वाला जो ट्राइंगल था जो कि
प्रीवियस पेज पे हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ निकाल ली है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। हमने ए की वैल्यू निकाली है जो कि m से इकाई है ये, जिसको हमने u, ए को हमने u माना था और ओ बी को हमने v माना था। u और v यानी a और ओ बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम हमने u प्लस वी कंसिडर किया तो u प्लस वी अपॉन सी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो u प्लस वी अपॉन सी हमने कंसिडर किया है। अब इसकी हमने वैल्यूज निकाली, u की वैल्यू m से इकाई आई है और v की वैल्यू n से इकाई आई है। अब टाइम जो है हमारा फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एम टी इज इक्वल टू ए ओ एम से इकाई ओ बी एन से इकाई अपॉन सी, ये जो हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम करना क्या है। तो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था कि हमें जो टाइम है वो चाहिए हमें एक्सट्रीम टाइम चाहिए, नहीं या तो टाइम होना चाहिए मैक्सिमम या फिर टाइम होना चाहिए मिनिमम, यानी मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए। अब इतनी मेहनत की है, फिर से 2 बार अगर डेरिवेटिव करेंगे इससे अच्छा तो ये है कि हम एक बार डेरिवेटिव कर ले। तो हम क्या करते हैं कि जो एक बार डेरिवेटिव करेंगे और उसका जो मान होगा, यानी कि एक बार डेरिवेटिव का मान 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है टाइम मिनिमम होने के लिए, ठीक है। तो हम ये कंडीशन इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले t है हमारे पास, इसका हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि हम कहेंगे कि जो t है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो t का dt आ जाएगा। 1/c है, स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव नहीं होता वो बाहर आती है। अब इसकी हम करेंगे m सेक i प्लस n सेक m सेक i प्लस n सेक r, सॉरी r होगा m सेक i प्लस n सेक r। m कांस्टेंट होगा, सेक i का होता है सेक i tan i, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सेक i tan i। और i का फिर से हम करेंगे, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे i का फिर से करेंगे तो इसका di हो जाएगा। इसी तरह इसका n सेक r, मतलब इसका सेक i का हुआ था सेक i tan i di, इसी तरह n कांस्टेंट होगा, सेक r का होगा सेक r tan r dr, हो गया। और अपॉन 1/c हमारा सेम है। अब क्योंकि हमने कहा है कि हमें कंडीशन चाहिए मिनिमम की, भाई कंडीशन हमें मिनिमम के चाहिए तो dt इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। मिनिमम टाइम होने के लिए dt बराबर 0 होना होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे dt बराबर 0 रख देंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है dt वो 0 आना चाहिए, तो ये 0 रख दिया हमने, हो गया 0। अब m सेक i tan i di इज इक्वल टू सॉरी प्लस n सेक r tan r dr, 0 के बराबर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे कि 0 बराबर m सेक i, ये मैथमेटिकल है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, बाकी बहुत आसान चीज़ है। सॉरी, ये हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या फिर इसको दूसरी तरफ लेके जाना चाहें तो m सेक i tan i di इज इक्वल टू माइनस ऑफ n सेक r tan r dr, हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें या फिर इसको मान लें, एक ही बात है। अब ये हमारी हो गई कि हमने ये तो कर दिया कि इसको फर्स्ट माने, जो भी आगे चल रही है उसके नेक्स्ट इक्वेशन मान लेगा, सॉरी इसको हम थर्ड मान लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम कहेंगे कि इसमें वापस आते हैं, ये तो हमारा हो गया, वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, टाइम भी रख दिया, 0 भी रख दिया, पर कुछ कंक्लूजन तो नहीं निकला। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम जो होगा वो मिनिमम है, 0 है, ये हम कैसे कंक्लूजन निकाल लेंगे? हमारा जो लो है जो रिफ्लेक्शन का है वो तो नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डायग्राम में वापस जाएंगे और हम कहेंगे कि ये जो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि हमने सी डी मानना है, सी डी जो होगा वो एक दूरी है, दूरी हमेशा यानी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, ऑब्वियसली डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, सी डी कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो सी डी हम मानेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे शो कर देते हैं, बार बार पेज पलटना पड़ रहा है। तो सी डी जो होगा हमारा डिस्टेंस वो होगी कांस्टेंट, ठीक है। सी डी बराबर हमने मान लिया कांस्टेंट, क्या मान लिया? कांस्टेंट। और सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था वही सेम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, तो सी डी को मान लेते हैं सी ओ प्लस ओ डी, सी डी को सी ओ प्लस ओ डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि सी डी कॉन्स्टेंट है तो ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये भी, सॉरी इसको अगर सी डी कॉन्स्टेंट है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट ही आएगा, ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी ट्राइंगल से जैसे हमने पहले वैल्यू निकाली थी ए ओ और ओ बी की, वैसे इधर वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या था हमारे पास? हाइपोटेनियस, ये क्या था हमारे पास? बेस, और ये क्या था? परपेंडिकुलर। तो ये जो सी ओ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से में, तो सी ओ बराबर ये वैल्यू पहले ये रखेंगे सी ओ अपॉन ए सी,
सी ओ अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हमारा था टेन थीटा आता है, और यहाँ पे आई है तो टेन आई आएगा, यानी सी ओ अपॉन ए सी टेन आई आएगा। क्या आएगा? टेन आई। तो सी ओ अपॉन ए सी हम निकाल लेंगे, वो आएगा टेन आई ऑब्वियसली। तो सी ओ बराबर हमारे पास आएगा ए सी टेन आई। और सिमिलरली करके जैसे पहले केस में क्या था, हम ओ डी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगा ए सी की, सॉरी हमने ए सी को हमने एम माना था, तो एम टेन आई कर देंगे हम इसको, ए सी टेन आई बराबर एम टेन आई। और इसी तरह हम ओ डी की वैल्यू निकालें तो एम की जगह एन करेंगे, टेन आई की जगह टेन आर कर देंगे, है ना, तो इसके हो जाएगा एन टेन आर। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज जो आ चुकी है, हमने कहा था कि भैया सी डी है कांस्टेंट, तो सी ओ प्लस ओ डी भी होगा कांस्टेंट। प्रीवियस पेज पे हमने वैल्यूज निकाल लिए, सी ओ की भी और ओ डी की भी निकाल लिए। सी ओ की वैल्यू आई थी एम टेन आई हमारे पास, और ओ डी की आई थी एन टेन आर बराबर कांस्टेंट। इसका भी हम वापस से डेरिवेटिव कर देते हैं, तो एम टेन आई टेन थीटा एम जो कांस्टेंट होगा, और टेन आई का जो हमारे डेरिवेटिव होगा टेन थीटा का जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर आई, आई का फिर से डी आई हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम इस तरह से करेंगे कि आई का भी होगा डेरिवेटिव, फिर हम करेंगे एन सेक स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, हो गया। अब हम इसको जैसे पिछले वाले को हमने किया था कि दो साइड बनाई थी हमने, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, यहाँ पे एक टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो एम सेक स्क्वायर आई डी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन सेक स्क्वायर आर डी आर। देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एम सेक स्क्वायर आई इज इक्वल टू माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो पहली वाली कंडीशन हमें प्राप्त हुई थी, पहली वाली कंडीशन क्या मिली थी, एम सेक आई टेन आई डी आई इज इक्वल टू माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर, और ये हमारी जो अभी वाली कंडीशन है एम सेक स्क्वायर आई डी आई इज इक्वल टू माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर। क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में थर्ड बाय फोर्थ कर देंगे। क्या करेंगे, थर्ड बाय फोर्थ कर देंगे। तो थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं क्या थी हमारे पास। थर्ड कंडीशन थी हमारी ये वाली, एम सेक आई टेन आई डी आई इज इक्वल टू माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर। क्या थी, एम सेक आई टेन आई इज इक्वल टू माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर। ये ऑलमोस्ट होने वाला है, और अपॉन फोर्थ रख देते हैं हम, एम सेक स्क्वायर आई डी आई इज इक्वल टू, ये डी आई भी था यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस एन सेक स्क्वायर आर टेन आर डी आर। हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट कर दे, एक सेक से एक सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आई से डी आई कैंसिल, एम से एम कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा टेन आई अपॉन सेक आई, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी सिमिलरली हो जाएगा, ये कैंसिल आउट है, यहाँ पे एक सेक आर बचेगा, और यहाँ पे हाँ टेन आर बचेगा हमारे पास, एक टेन आर बचेगा, और यहाँ पे एक सेक बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर आर था ओनली। ठीक है, तो ये आएगा हमारा टेन आर अपॉन सेक आर। इसको हम और सोल्व आउट करें तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन कोस आई, और सेक आई को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस आई। सिमिलरली साइन आर अपॉन कोस आर अपॉन वन अपॉन कोस आर, कोस आर से कोस आर और कोस आई से कोस आई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा साइन आई और साइन आर। साइन आई बराबर साइन आर आया, पर हमारा लॉ कहता है कि आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए। देखिए कि ये डायग्राम में इसमें जो एंगल आई है काफ़ी छोटा है, डायग्राम में बड़ा दिखाया, बट जनरली हम जो देखते हैं, घटना देखते हैं लाइट की जो रिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें आई एंगल बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि नेग्लिजिबल होता है। और आर जो एंगल होता है वो भी बहुत छोटा होता है, यानी आई और आर जो होंगे रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट एंगल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और हम कहते हैं, मैथ्स में कंसिडर करते हैं जो चीज़ बहुत छोटी होती है, यानी कि जो साइन आई है बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, आई के बराबर मान लेंगे। वैसे साइन आर जो होगा अगर वो बहुत छोटा होगा ना, तो उसको हम आर के अकॉर्डिंग मान लेंगे। ये मैथ्स कहती है कि जब साइन थीटा होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो हम उसको थीटा मान लेते हैं। तो साइन आई को आई मान लेंगे और साइन आर को आर मान लेंगे। तो ये एंगल साइन आई, ये हमारे पास क्या है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो हम क्या कहेंगे कि आई इज इक्वल टू भी आर हो जाएगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। वाह, इतनी
मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। पहला जो लो है कि हम कहते हैं कि तीनों जो होते हैं यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो वो जनरल चीज़ है, हमें सबको पता होता है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते मैथमेटिकली। बट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा, ये चीज़ हम मैथमेटिकली दिखा सकते हैं। तो हम इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूफ कर चुके हैं। तो फर्मा के अकॉर्डिंग ये चीज़ प्रूफ हो गई है। ये जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है, सेकेंड लॉ, वो फर्मा ने प्रूव कर दिया है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन बाय फर्मेट्स लॉ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया आपको। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर इसकी 2 बार भी प्रैक्टिस कर लिया आपने अच्छे से, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे कर लिया, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और सेकंड केस जो हम इसका करने वाले हैं वो और भी आसान बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो इससे भी इसके जस्ट सेम है, तो वो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आप इसको एकदम ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।